Hi everyone, myself R.R. Jakhar. Today we discuss vapor pressure of a liquid. So let me start this topic. इसमें सबसे पहले हम वेपर प्रेशर का डेफिनेशन करेंगे डिस्कस। इसके लिए हम एक कंटेनर ले रहे हैं और इस कंटेनर में एक फिक्स टेम्परेचर पर लिक्विड फिल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इसमें वाटर को फिल कर लिया, ओके, और इसको एनक्लोज कर देते हैं एक पिस्टन से। अब इसमें होता क्या है कि किसी भी गिवन टेम्परेचर पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो जिगजैग मोशन करते हैं और उनका स्पीड डिफरेंट होता है। इसका मीनिंग हुआ कि जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स का स्पीड हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, इस टाइप से 3 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, इस टाइप से डिफरेंट स्पीड होता है। और इस टेम्परेचर पर एक पर्टिकुलर स्पीड से ज्यादा स्पीड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्चुअल में इवेपोरेट होते हैं, वेपोराइज होते हैं। और लिक्विड मॉलिक्यूल्स को वेपर में जो कन्वर्ट होते हैं इस प्रोसेस का नाम होता है वेपोराइजेशन। डू रिमेंबर, इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। ओके, तो स्टार्टिंग में वेपर कंटेंट नेग्लिजिबल है और वेपोराइजेशन स्टार्ट हुआ। इसमें बाय लॉ ऑफ मास एक्शन हम बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम है तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन मैक्सिमम होगा। रेट ऑफ वेपोराइजेशन का मीनिंग होता है कि यूनिट टाइम लाइक 1 सेकेंड या 1 मिनट में कितने मॉलिक्यूल लिक्विड फेज से वेपर में कन्वर्ट होते हैं, उसको बोलते हैं रेट ऑफ वेपोराइजेशन। और जैसे ये वेपोराइज होने लगे मॉलिक्यूल तो धीरे धीरे यहां पर जो मॉलिक्यूल्स का नंबर इंक्रीज होगा और इस तरह से ये जो खाली स्पेस था उसमें अब मॉलिक्यूल आ गए वेपर की। और जैसे ये वेपोराइजेशन स्टार्ट हुआ, मॉलिक्यूल्स वेपर में जाने लगे तो इसके साथ एक और प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये मॉलिक्यूल वेपर फेज में भी जिगजैग मोशन करते हैं तो ये मॉलिक्यूल कंबाइन होकर के फिर से लिक्विड फेज में आते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कंडेंसेशन। इसका नाम है कंडेंसेशन ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स। तो एक तरह से कंडेंसेशन है वो वेपोराइजेशन का ऑपोजिट प्रोसेस हो गया, रिवर्स प्रोसेस हो गया। ओके, डू रिमेंबर। अब इसके बाद यहां पर इस कंटेनर में एक्चुअल में 2 फेज होती है। इसको तो हम बोलते हैं लिक्विड फेज, जिसमें लिक्विड एग्जिस्ट करता है, और इस वाले पार्ट में जो खाली जगह में वेपर मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं वेपर फेज। क्लियर? तो 2 फेज हो गई, लिक्विड फेज है, वेपर फेज। जब भी ये टर्म यूज किया जाए तो आप इजीली समझ सकते हैं इसे। अब इसमें देखिए कि स्टार्टिंग में वेपोराइजेशन की रेट मैक्सिमम होती है और टाइम के साथ वेपोराइजेशन की रेट डिक्रीज होती है। उसका कारण एक तो ये स्पेस जो है वैकेंट वो कम होता जाता है, मॉलिक्यूल बढ़ते हैं तो, और दूसरा लिक्विड के मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन भी एक तरह से डिक्रीज हो गया। और कंडेंसेशन की रेट जैसे ये मॉलिक्यूल्स टाइम के साथ वेपर फेज में इंक्रीज होंगे तो रेट इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि टाइम के साथ वेपोराइजेशन की रेट तो डिक्रीज होती है और कंडेंसेशन की रेट इंक्रीज होती है। तो इसमें एक ऐसा कंडीशन या टाइम आता है जब ये दोनों रेट इक्वल हो जाती है और उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे रेट ऑफ वेपोराइजेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाते हैं और उसी इक्विलिब्रियम स्टेट पे ये जो वेपर फेज में मॉलिक्यूल्स है ये कांस्टेंट हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। कैसे? तो आप देखिए जैसे 1 सेकेंड में अगर 10 मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में जा रहे हैं तो उसी 1 सेकेंड में 10 मॉलिक्यूल
वेपर से लिक्विड फेज में आ जाए तो हम बोलेंगे दोनों रेट इक्वल। और उस केस में अगर ये 100 मॉलिक्यूल सपोज वेपर फेज में है, 1 सेकंड में 10 मॉलिक्यूल ऐड हुए, 110 हो गए, और उसी 1 सेकंड में 10 मॉलिक्यूल कम हो गए, लिक्विड में आ गए, तो वापस 100 हो गए। तो अगर 100 मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम स्टेट पे वेपर फेज में, तो वो 100 के 100 ही मेंटेन रहते हैं इस गिवन टेम्परेचर पे, गिवन सेटअप में। तो इस तरह से इक्विलिब्रियम स्टेट को डिफाइन करते हैं। अब इक्विलिब्रियम स्टेट में ये जो वेपर मॉलिक्यूल है ये जिगजैग मोशन करते हैं, तो ये इस पिस्टन पर, इस वॉल पर और इस लिक्विड की सरफेस पर ऑल डायरेक्शन में ये प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, और इसी प्रेशर को वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या हुआ वेपर प्रेशर का? वेपर प्रेशर का डेफिनेशन हो गया प्रेशर एक्सर्टेड बाय vapor molecules on the surface of its liquid, on the surface of its liquid in equilibrium state. Is known as vapor pressure of liquid. So आप ध्यान रखेंगे ये। अब ये तो डेफिनेशन हो गया। अब यहां पर इसको अगर हम इक्विलिब्रियम को मेंशन करें अगर बोर्ड पे या फिर आपके नोटबुक में, तो कैसे करेंगे? जैसे हमने वाटर लिक्विड यहाँ पे ले रखा है, तो लिक्विड फेज में वाटर और वो इक्विलिब्रियम में है वेपर फेज में वाटर के साथ, तो ये फिजिकल इक्विलिब्रियम होगा। तो इस तरह से अब इसका केपी का एक्सप्रेशन हम लिखें बाय लॉ ऑफ मास एक्शन, तो केपी एक्सप्रेशन होगा एक्चुअली पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस रेज़ टू पावर 1 एट इक्विलिब्रियम स्टेट, और इसी पार्शियल प्रेशर को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो एक तरह से किसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो केपी वैल्यू होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर वैल्यू होता है। अब हम वेपर प्रेशर से कनेक्टेड एक और टर्म या डिफाइन करेंगे वॉलेटिलिटी, और उसमें ये दो टर्म यूज होते हैं वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस। तो इनका मीनिंग क्या होगा? सबसे पहले तो वॉलेटाइल सब्सटेंस वो होंगे जिनका वेपर प्रेशर नॉन जीरो हो, और नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस उनको बोलेंगे जिनका वेपर प्रेशर जीरो हो। तो ऐसे कौन से सब्सटेंस जिनका वेपर प्रेशर नॉन जीरो होगा? ये वाले वो सब्सटेंस होंगे जिनकी वेपर बनेगी किसी भी टेम्परेचर पर। तो ऐसे सब्सटेंस होते हैं लिक्विड्स। तो लिक्विड्स का वेपर बनता ही बनता है, इसलिए उनको वॉलेटाइल सब्सटेंस बोलेंगे। किसी भी गिवन टेम्परेचर पे इनका वेपर प्रेशर नॉन जीरो होता है। और ऐसे कौन से सब्सटेंस जिनका वेपर प्रेशर जीरो मींस वेपर कंटेंट जीरो, मतलब वेपर बनती ही नहीं हो, तो ऐसे सब्सटेंस होते हैं वो होते हैं सॉलिड्स, इनका वेपर नहीं बनता। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि सॉलिड्स आर नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस एंड लिक्विड्स आर वॉलेटाइल सब्सटेंस। तो ये आपको याद रखने हैं दोनों टर्म। अब लिक्विड्स में भी वॉलेटाइल जो होंगे वो लेस या मोर हो सकते हैं, मतलब वेपर प्रेशर डिफरेंट हो सकता है, और उसके अकॉर्डिंग इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे लेस वॉलेटाइल एंड मोर वॉलेटाइल। वॉलेटिलिटी लेस या मोर ये भी बोल सकते हैं उसको। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसके लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं। हमने एक बीकर में T केल्विन पे वाटर मॉलिक्यूल, वाटर लिक्विड लिया, और दूसरे वेसल में इसी टेम्परेचर पर ईथर लिया हमने, इसमें वाटर और दूसरे कंटेनर में हमने ईथर लिया। टेम्परेचर दोनों का इक्वल है। अब हमें पता है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जैसे इस टाइप से। ये वाटर के हमने दो मॉलिक्यूल लिए हैं, एक ये मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये लिक्विड फेज में है, और इस तरह से इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड को हमने मेंशन किया। और ईथर मॉलिक्यूल
एक मॉलिक्यूल, ये ईथर का दूसरा मॉलिक्यूल, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगा नहीं, बट वीक अट्रैक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, उसको बोलते हैं हम वीक वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्ड और वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में से हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, ये हम जानते हैं। तो ऐसे केस में हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये इक्वल टेम्परेचर पे हैं दोनों लिक्विड, इस वाटर मॉलिक्यूल को भी वेपर में जाना है और इस ईथर मॉलिक्यूल को भी जाना है, तो इसको ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखेगा, दूसरा मॉलिक्यूल तो इजीली जाने नहीं देगा। और ये अट्रैक्शन वीक है तो ये मॉलिक्यूल इसको वीकली अट्रैक्ट करेगा, तो ये इजीली वेपर फेज में जा सकता है। तो ऐसे केस में अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल वाटर के हो, इसमें बहुत सारे ईथर के हो, तो सिमिलर कंडीशन में कौन से लिक्विड के मॉलिक्यूल ज्यादा वेपर फेज में जाएंगे, तो हम इसको देखकर इजीली बता सकते हैं कि इसमें अट्रैक्शन वीक है तो ज्यादा मॉलिक्यूल वेपर में जा सकते हैं। तो ईथर वाले केस में मॉलिक्यूल जो वेपर फेज में जाएंगे उनका नंबर ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल इन वेपर फेज। और सिमिलर कंडीशन सब कुछ हमने लिया, टेम्परेचर सेम, वेसल सेम, साइज सेम, अमाउंट सेम, तो ऐसे केस में जिसका वेपर कंटेंट ज्यादा है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और इसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो वाटर के केस में वेपर प्रेशर ईथर के कंपेयर में लेस होगा कंपेरेटिवली, और इसका वेपर प्रेशर मोर होगा सिमिलर कंडीशन। तो यहां से हम ये बता सकते हैं कि किसकी वॉलेटिलिटी ज्यादा है। वॉलेटिलिटी एक्चुअली वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर हम ईथर को बोलेंगे मोर वॉलेटाइल लिक्विड, मोर वॉलेटाइल, और वाटर इज कंपेरेटिवली लेस वॉलेटाइल एज कंपेयर टू ईथर। तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं वॉलेटिलिटी या कंपेयर करते हैं वॉलेटिलिटी ऑफ लिक्विड। तो अगर आपको बोला जाए कि वाटर और ईथर है, उसमें से किसका वेपर प्रेशर सिमिलर कंडीशन में ज्यादा होगा, तो ईथर का होगा। विच लिक्विड इज मोर वॉलेटाइल, तो ईथर। कौन सा लेस वॉलेटाइल, तो वाटर। अब इसमें जो वेपर प्रेशर है वो बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये कैसे होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी आप इतना ध्यान रखेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा। तो यहां से एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि अगर वाटर और ईथर है तो दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा किसका कम, तो वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या होना चाहिए, वेपर प्रेशर लेस है तो मोर, और ईथर का बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा एज कंपेयर टू वाटर। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है यहां पर। अब बॉइलिंग पॉइंट लेस या मोर का जो रीजन है वो इसकी डेफिनेशन से कनेक्टेड है, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। तो सबसे पहले फैक्टर की लिस्ट, देयर आर 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। नंबर 1, नेचर ऑफ लिक्विड, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर इसमें रहेगा टेम्परेचर, और टेम्परेचर किसका, लिक्विड का, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। और थर्ड फैक्टर रहेगा प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। तो आप साइन तो नोट कर सकते हैं, ये तीनों फैक्टर जो किसी भी लिक्विड के वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। अब इन फैक्टर्स को हमें वन बाय वन एक्सप्लेन करना है कि कैसे अफेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर को ये फैक्टर्स। तो इसके लिए फैक्टर नंबर 1 हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं, नेचर ऑफ ए लिक्विड। इसमें हम इंक्लूड करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर attraction force between liquid molecules affect vapor pressure। तो ये फैक्टर इसमें रहेगा, इसको हम डिनोट कर दें अगर F से। तो कैसे अफेक्ट करेगा इसके लिए देखिए, अगर हमने एक कंटेनर में एक लिक्विड लिया, ये लिक्विड फेज और ये वेपर फेज, इसमें हमने एक लिक्विड लिया A,
तो इस लिक्विड के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे इस टाइप से। लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, वो अट्रैक्शन फोर्स डिसाइड करेगा कि गिवन टेम्परेचर जैसे T केल्विन पे मॉलिक्यूल जो लिक्विड के वेपर फेज में जाएंगे वो कम होंगे ज्यादा होंगे। अब कैसे? ये लिक्विड का एक मॉलिक्यूल और डायरेक्शन में अदर लिक्विड मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट रहता है, और अब इसके डाउनवर्ड साइड में ज्यादा मॉलिक्यूल अपवार्ड कम रहेंगे, तो इधर नेट फोर्स नीचे की तरफ रहता है। अगर ये मॉलिक्यूल वेपर फेज में जाना चाहे तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल इसको पीछे खींचते हैं। अगर ये अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग है तो ये स्ट्रांगली बॉन्डेड रहेगा, तो ये इजीली वेपर फेज में नहीं जाएगा, और अगर ये अट्रैक्शन फोर्स वीक हो बहुत तो ये इजीली जाएगा। तो स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, तब कम मॉलिक्यूल वेपर फेज में जाएंगे, और अगर ये अट्रैक्शन फोर्स वीक हो तो ज्यादा मॉलिक्यूल वेपर फेज में जाएंगे। अब वेपर के कम मॉलिक्यूल्स होंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर अमाउंट कम होने से, और वेपर फेज में मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस। ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा मॉलिक्यूल में तो कम मॉलिक्यूल वेपर फेज में जाएंगे, और कम अट्रैक्शन फोर्स होगा, वीक होगा तो ज्यादा जाएंगे। तो इस तरह से, और हमें पता है जैसा कि हमने डिस्कस किया, वॉलेटिलिटी वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक तरह से वॉलेटिलिटी भी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब इसमें अगर फिर से वही एग्जांपल हम डिस्कस करें, वाटर लिक्विड और ईथर, तो अगर इनके दोनों का कंपैरिजन करें तो वाटर के एक मॉलिक्यूल और वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ईथर के एक मॉलिक्यूल ईथर के दूसरे मॉलिक्यूल में वीक वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वेपर फेज में इजीली नहीं जाएंगे, कम जाएंगे, वेपर कंटेंट कम होगा, और ईथर का सिमिलर कंडीशन में वेपर कंटेंट ज्यादा होगा, तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा कम, और इसका ज्यादा। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपेरेटिवली स्ट्रांग होगा हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, और यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स वीक होगा। वीक होने से ज्यादा मॉलिक्यूल जाएंगे वेपर में, तो वेपर प्रेशर ज्यादा, वेपर प्रेशर कम, लेस वॉलेटाइल मोर वॉलेटाइल। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। तो इन नेचर ऑफ लिक्विड वाले सेक्शन में जो अफेक्ट करने वाला फैक्टर आपको ध्यान रखना है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, और वेपर प्रेशर से इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये, सॉरी वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इस तरह से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया नेचर ऑफ लिक्विड वाला सेक्शन। अब इसमें कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं जो आपको बताने हैं वॉलेटिलिटी और वेपर प्रेशर का ऑर्डर। तो इसमें एग्जांपल लीजिए, जैसे इथेनॉल लिक्विड है, और दूसरा हमने ले लिया वाटर लिक्विड, तीसरा हमने ले लिया डाइमिथाइल ईथर लिक्विड। इन तीनों का वॉलेटिलिटी और वेपर प्रेशर का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको लिखना है, और ये ऑर्डर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब लेते हैं सेकंड फैक्टर टेम्परेचर डिस्कस करते हैं। ये कैसे वेपर प्रेशर को अफेक्ट करता है। इसके लिए हमने एक कंटेनर लिया, इसमें लिक्विड फिल कर लिया, और इसका टेम्परेचर हम बर्नर लगा के इंक्रीज कर रहे हैं। तो हमें पता है कि अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं या सॉलिड हो गैस, किसी का भी टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो मॉलिक्यूल का स्पीड इंक्रीज होता है, मॉलिक्यूल फास्ट मूवमेंट करते हैं, और स्पीड इंक्रीज होगा प्लस मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है वो भी वीक हो जाएगा, और इस तरह से वीक अट्रैक्शन के कारण या ज्यादा स्पीड के कारण ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो है वो वेपर फेज में जाएंगे, तो वेपर कंटेंट या वेपर अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा और वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं किसी लिक्विड का तो उसका रिजल्ट होगा कि वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। अब ये कैसे मैथमेटिकली इसको अफेक्ट करता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। एक तो ये तरीका, दूसरा
अगर हम इसका इक्विलिब्रियम देखें फॉर एग्जांपल वाटर लिक्विड के लिए, तो वाटर लिक्विड रिवर्सिबली गोज टू वाटर गैस, और ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम बोलेंगे तो होगी एंडोथर्मिक। जैसे आप देखिए कैसे कि अगर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना हो तो हीट करना पड़ेगा हमें, कूल करने से वो गैस में नहीं जाएगा, हीट करना पड़ेगा, मेन ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, हीट एब्जॉर्ब होगा। और अगर कोई ऐसा इक्विलिब्रियम हो, रिएक्शन हो जो एंडोथर्मिक हो और उसमें अगर हीट बढ़ाया जाए, टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल से वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा या हीट एब्जॉर्प्शन वाली डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर अगर इंक्रीज करें तो ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा फॉरवर्ड। फॉरवर्ड शिफ्ट का मतलब वेपर फेज स्टीम ज्यादा बनेगा, और अगर वेपर के मोल्स बढ़ेंगे ज्यादा उसी वेसल के अंदर तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इस तरह से वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और अब इस इक्विलिब्रियम का अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लिखें Kp इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो उसका एक्सप्रेशन होगा बाय LMA, वो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस एट इक्विलिब्रियम स्टेट। और इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो वेपर प्रेशर वही होता है पार्शियल प्रेशर के इक्वल, तो इसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो यहां से आप देख सकते हैं कि वेपर प्रेशर एक तरह से Kp वैल्यू हो गया फॉर ए गिवन लिक्विड। तो अब हमें ये पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, तो सिमिलर वही रिलेशन होगा आपका वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के साथ। तो अब इसके टेम्परेचर का इफेक्ट वेपर प्रेशर से मैथमेटिकली कैसे डिसाइड करेंगे, इसके लिए हम लिख लेते हैं इक्वेशन, और इस इक्वेशन को आप नोट कर लेंगे। इक्वेशन है, जैसे अगर आपको याद हो तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं लर्न, या फिर आप इसे डेराइव भी कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा जी नॉट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन होता है डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस RT ln K। ओके, इसको थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, जो न्यूमेरिकली Kp के इक्वल होगा। तो यहां से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को वेपर प्रेशर के टर्म में लिख सकते हैं, तो LNP हो गया। ये P इज हियर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। और हमें ये भी पता है कि डेल्टा जी नॉट का वैल्यू होता है डेल्टा एस नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, तो इक्वल्स टू माइनस RT ln P हो गया। और इसको आप सॉल्व करके रिलेट कर सकते हैं, तो ln P इक्वल्स टू आपका आ जाएगा माइनस डेल्टा एस नॉट अपॉन RT प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन R। तो ये रिलेशन हो गया आपका वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का। अब हमें पता है कि लिक्विड का वेपोराइजेशन जो होता है वो एंडोथर्मिक, तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये नेगेटिव साइन है। तो यहाँ पे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो इस इक्वेशन को बोलते हैं क्लासिकल पिरोन इक्वेशन। यू कैन रिमेंबर दिस डायरेक्टली और यू कैन डेराइव इट बाय दिस वे। तो ये हो गया टेम्परेचर का इफेक्ट। अब इस टेम्परेचर से कनेक्ट ही एक और इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, वो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, और उसको वेपर प्रेशर से कैसे रिलेट करेंगे तो ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन कैसे करते हैं ये डिस्कस करते हैं। जैसे हमने एक लिक्विड लिया, फॉर एग्जांपल वाटर ले लिया हमने, और उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसकी कुछ वेपर बनेगी और उसका वेपर प्रेशर भी होगा। फॉर एग्जांपल हमने मान लिया वेपर प्रेशर 0.2 atm है। तो यहां पे आपको एक टर्म ध्यान रखना है, वेपोराइजेशन और बॉइलिंग का डिफरेंस। तो वेपोराइजेशन तो किसी भी टेम्परेचर पे होता है वेपर में कन्वर्जन लिक्विड फेज का, बट बॉइलिंग एक पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर पे होता है हर एक लिक्विड का, और उसी टेम्परेचर का नाम होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां पर ये वेपर है, ये पिस्टन पे अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर लगाएगी, और यहाँ एटमॉस्फेयर या एयर है, ये डाउनवर्ड प्रेशर लगाएगा इस पे। तो ये सेटअप रहेगा। अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका लेट कर लिया हमने 0.2 atm वेपर प्रेशर है, और एटमॉस्फेयर प्रेशर 1 atm होता है अर्थ सरफेस पे जैसे, तो इसको हम बॉइलिंग नहीं बोलेंगे,
अगर हम इसको हीट करें तो क्या होगा, लिक्विड से ज्यादा मॉलिक्यूल वेपर फेज में जाएंगे, वेपर कंटेंट बढ़ेगा, तो वेपर प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब वेपर प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा तो 0.2 से 0.3 होगा, 0.4 होगा, 0.5 होगा। इस तरह से जैसे ही वो 1 एटीएम होगा, जिस टेम्परेचर पे, जैसे T केल्विन पे 1 एटीएम के इक्वल हो गया, तो उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होगी, a temperature at which vapor pressure of a liquid becomes equal to atmospheric pressure of 1 atm is known as boiling point। अब हम इसमें इसको वेपर प्रेशर से रिलेट करते हैं। हमने एक तो लिक्विड लिया वाटर और इसका 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया, दूसरा हमने लिक्विड लिया ईथर और इसका भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिया। हमें इन दोनों को बॉईल करना है और बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर को रिलेट करना है। तो आप देखिए, वाटर और ईथर में हमने कंपेयर किया था कि किसका ज्यादा वेपर प्रेशर, तो ईथर का। हमने माना ईथर का 0.4 एटीएम वेपर प्रेशर है इस कंडीशन में, इस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर, और वाटर का इससे क्या रहेगा, कम रहेगा। हमने मान लिया 0.2 एटीएम है वाटर का वेपर प्रेशर इस टेम्परेचर, और ये वाला लेवल है, ये है 1 एटीएम। ओके, तो यहां पे आप बोल सकते हैं कि वाटर के वेपर प्रेशर का तो लेवल ये हो गया और ईथर का आपका ये हो गया लेवल। अब अगर हमें वाटर को बॉईल करना हो, ईथर का, दोनों को बॉईल करना हो, हमें इसका वेपर प्रेशर जो भी है इस टेम्परेचर उसको बढ़ा के 1 एटीएम करना है और इसका भी बढ़ा के 1 एटीएम करना है। तो जिसका पहले से 4 एटीएम है उसमें कम इंक्रीज करना पड़ेगा, 0.6 का इंक्रीज करना पड़ेगा, और इसमें इंक्रीज करना पड़ेगा वेपर प्रेशर 0.8 से। तो अगर हम यहाँ पे हीट देते हैं Q1 और यहाँ पे हीट सपोज देना पड़ता है Q2, तो आप इजीली बता सकते हैं कि इसमें इंक्रीज 0.6 एटीएम का ही करना है, इसमें 0.4 एटीएम का। तो आप कह सकते हैं कि Q1 का अमाउंट लेस होगा Q2 से, मतलब ईथर को कम हीट करना पड़ेगा एज कंपेयर टू वाटर। तो ऐसे केस में आप बोल सकते हैं कि जैसे टेम्परेचर हमने बढ़ाया 25 से 35 किया, वेपर प्रेशर इतना हो गया, 35, 75, इस तरह से 78 डिग्री सेंटीग्रेड करते ही ईथर का हो गया वेपर प्रेशर 1 एटीएम, और 78 पे वाटर का इस लेवल पे हो गया, 1 एटीएम से कम है। तो 78 डिग्री सेंटीग्रेड होते ही ईथर का वेपर प्रेशर 1 एटीएम, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया आपका 78 डिग्री सेंटीग्रेड। और 78 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का टेम्परेचर करने पे उसका वेपर प्रेशर इतना है जो कि 1 एटीएम के इक्वल नहीं हुआ अभी, तो इसका और बढ़ाना पड़ेगा। और वाटर के केस में ये टेम्परेचर जैसे ही 100 एटीएम होता है तो उसका वेपर प्रेशर 1 एटीएम के इक्वल हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि ईथर का बॉइलिंग पॉइंट हो गया 78 डिग्री सेंटीग्रेड और वाटर का हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वेपर प्रेशर सिमिलर कंडीशन में किसका ज्यादा, ईथर का, बॉइलिंग पॉइंट ईथर का कम। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का ये रिलेशन होगा, बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सो डू रिमेंबर दिस ऑलवेज। ओके, तो ये तो हो गया टेम्परेचर का इफेक्ट वेपर प्रेशर पे, और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का रिलेशन। अब यहां से आपको इजीली पता करना हो कि कैसे वेपर प्रेशर या बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर लिक्विड्स के लिए लिखेंगे, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया एक तो इथेनॉल लिक्विड और दूसरा वाटर लिक्विड। अगर हमें इसमें कंपेयर करना हो कि वेपर प्रेशर किसका ज्यादा किसका कम होगा इक्वल टेम्परेचर पे, या बॉइलिंग पॉइंट का क्या रिलेशन होगा, तो कैसे देखते हैं। तो आप देखिए, वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं दो, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और इथेनॉल के मॉलिक्यूल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो अगर दो लिक्विड मॉलिक्यूल में दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो ऐसे केस में कैसे कंपेयर करेंगे। तो यहां पर आप इसको सॉल्व करेंगे इस टाइप से। हमने लिया इथेनॉल का मॉलिक्यूल एक तो C2H5H, और दूसरा मॉलिक्यूल लिया इथेनॉल का C2H5। इस तरफ हमने वाटर का मॉलिक्यूल ले लिया,
ये मॉलिक्यूल लिया हमने, ये एक मॉलिक्यूल हो गया इथेनॉल का, हमने लिया टेस्ट मॉलिक्यूल, और ये वाटर वाला एक टेस्ट मॉलिक्यूल ले लिया। डन। अब इसमें देखिए वाटर मॉलिक्यूल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, और एक वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। जैसे आप देखिए, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक ये इस तरफ और ये इस तरफ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गए। टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए 4। और इसमें अगर देखें तो एक मॉलिक्यूल एक बना दिया, ये एक और दूसरा बनाएगा तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है। तो ऐसे केस में हम ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड तो इसमें भी प्रेजेंट है, इथेनॉल मॉलिक्यूल में और वाटर मॉलिक्यूल में भी। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग या नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए किस में ज्यादा है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सटेंट ज्यादा होगा, H bond extent is more, और इसमें H bond extent लेस हो गया। तो ऐसे केस में इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्गर कौन से लिक्विड के केस में होगा, तो यहां पे इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर हुआ। और फिर वहीं बेसिक लेवल से ही अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग है तो वेपर में कम मॉलिक्यूल जाएंगे, वेपर कंटेंट कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा, तो इसका वेपर प्रेशर इथेनॉल से लेस होगा और इसका वेपर प्रेशर वाटर से मोर होगा। और वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट मोर होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा। तो ये इस तरह से कंपैरिजन करते हैं बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर और इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस से। तो अगर दो लिक्विड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में, तो आपको एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखना है। और अगर ऐसे दो मॉलिक्यूल है जिसमें एक में हाइड्रोजन बॉन्ड है और इसमें एक में एब्सेंट है, जैसे वीक वान डेर वाल है तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है, तो उस तरीके से चेक करना है। तो यहां पर इन दोनों का अगर वेपर प्रेशर का ऑर्डर लिखेंगे तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, इथेनॉल का, और वाटर का कम। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, वाटर का, इथेनॉल का कम। और अगर इसमें ईथर भी ले लिया जाए तो ईथर के दो मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं बनता है, वीक वान डेर वाल फोर्स होता है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से वीकर होता है, तो ईथर का वेपर प्रेशर इथेनॉल से भी ज्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट इन सब से कम। तो ये एक्सप्लेनेशन हुआ, इस तरह से आप चेक करेंगे। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फैक्टर नंबर 3, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी इन लिक्विड। फैक्टर नंबर 3, अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि किसी भी लिक्विड में आप कुछ भी बाहर से मिक्स करते हैं तो उसको इम्प्योरिटी बोलेंगे। इम्प्योरिटी दो टाइप की हो सकती है, इम्प्योरिटी खुद वॉलेटाइल हो और इम्प्योरिटी नॉन वॉलेटाइल हो। मीनिंग समझ गया ना, वॉलेटाइल मीन्स लिक्विड हो जैसे कोई इम्प्योरिटी और जिसका वेपर बनता है उसका भी, और नॉन वॉलेटाइल मीन्स जो सॉलिड इम्प्योरिटी हो जिसका वेपर नहीं बनता हो। तो अगर नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटी हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं तो उसमें दो कंडीशन होगी। जैसे वाटर में आपने एक सॉलिड मिक्स किया NaCl और एक सॉलिड मिक्स किया AgCl, दोनों सॉलिड थे, दोनों नॉन वाटर। तो ऐसे केस में फिर दो कंडीशन फिर से अराइज होगी, या तो वो इम्प्योरिटी उसमें सॉल्युबल होगी लिक्विड में या फिर इनसॉल्युबल होगी। और सॉल्युबल में फिर दो कंडीशन हो सकती कि पार्शली सॉल्युबल हो या फुली सॉल्युबल हो। ओके, तो अगर किसी लिक्विड में आपने इम्प्योरिटी मिक्स किया और वो इम्प्योरिटी इसमें सॉल्युबल नहीं है, सपोज जैसे आपने इम्प्योरिटी मिक्स किया वो सॉल्युबल नहीं है वो इम्प्योरिटी, तो क्या होगा, ये बॉटम पे जाके प्रेसिपिटेट की फॉर्म में रहेगा इम्प्योरिटी। तो ऐसे केस में ये आपका हो गया इमिसिबल इम्प्योरिटी, इसको हम बोलेंगे, या इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी बोल सकते हैं। इस केस में वेपर प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट ऑन वेपर प्रेशर। क्लियर, तो ये रहेगा ध्यान, इम्प्योरिटी इमिसिबल हो। और दूसरा केस, अगर इम्प्योरिटी मिसिबल हो, सॉल्युबल हो,
तो फिर कैसे चेक करेंगे? ये हमने एक प्योर लिक्विड लिया, अब इसमें हम इम्प्योरिटी मिक्स कर रहे हैं और वो सॉल्युबल है, चाहे पार्शियली सॉल्युबल हो या फुली हो, दोनों कंडीशन हो सकती है। अब ये इम्प्योरिटी अगर सॉल्युबल है तो ऐसे केस में कुछ तो मॉलिक्यूल इम्प्योरिटी के रहेंगे सरफेस पर, कुछ बीच में भी, और सरफेस पे मॉलिक्यूल रहेंगे, इसके नीचे इस लिक्विड के मॉलिक्यूल है, अगर वो वेपोराइज होने के लिए ऊपर जाएंगे तो इसके लिए रेजिस्टेंस पैदा करेंगे। और ऐसे केस में ये होगा कि प्योर लिक्विड और इम्प्योरिटी के साथ मिक्स्ड लिक्विड दोनों लेंगे सिमिलर कंडीशन में, तो इम्प्योरिटी जिसमें मिक्स है उसमें लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वेपर फेज में जाएंगे, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल इस इम्प्योरिटी के कारण रुक जाएंगे सरफेस बैरियर के कारण। और ऐसे केस में इस इम्प्योरिटी के कारण अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वेपर फेज में डिक्रीज हो गए तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा। ये वाला हो गया केस आपका मिसिबल इम्प्योरिटी का। तो सॉल्युबल या मिसिबल इम्प्योरिटी जब भी होगा, चाहे पार्शियल हो या फुली, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा ऑलवेज। ये हमने डिस्कस किया नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटी जब मिक्स करते हैं सॉल्युबल या इनसॉल्युबल वाले केस। और अगर इम्प्योरिटी खुद वॉलेटाइल हो तो फिर उसको हम एक नेक्स्ट चैप्टर जो आपका लिक्विड सॉल्यूशन, उसमें हम डिस्कस करेंगे उसको। ओके, तो ये इफेक्ट हो गया इम्प्योरिटी का। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे वाटर में अगर आप सिलिका मिक्स करते हैं, इनसॉल्युबल होता है, तो ऐसे केस में उसका वेपर प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर हो या सिलिका वाले, दोनों का सिमिलर होगा। और अगर वाटर में NaCl मिक्स करें तो NaCl सॉल्युबल होता है, तो NaCl सॉल्युबल होगा तो उस केस में वाटर का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही वाटर में अगर ग्लूकोज मिक्स करें, सॉल्युबल होगा, तो अगेन वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर इक्वल टेम्परेचर पर एक तो प्योर वाटर है और दूसरा हमने लिया ग्लूकोज एक्वस सॉल्यूशन, ये दोनों इक्वल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड 25 पे हैं, इसका वेपर प्रेशर P1 है और इसका P2 है, तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, किसका कम, ये आपको बताना है। ये एक और इसमें हमने सॉल्युबल इम्प्योरिटी ग्लूकोज मिक्स किया है वाटर के साथ, उसको बोलते हैं ग्लूकोज एक्वस सॉल्यूशन। तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि P1 P2 का रिलेशन क्या होगा, कौन ज्यादा कौन कम या बराबर क्या होगा रिलेशन। ओके।